की दमदार शुरुआत हुई है। खबरों के लिहाज से स्वागत है आपका आवाज एट 9 के पहले शो में 2014 के। मैं हूं तमन्ना और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बहुत बहुत स्वागत और बहुत सारी शुभकामनाएं नए साल के लिए। और आज फिर आम आदमी पार्टी सुर्खियों में रही है अलग अलग कारणों से। इन्फोसिस के पूर्व डायरेक्टर और कंपनी के फाउंडिंग मेंबर वी बालाकृष्णन ने आज खुलासा किया कि उनका अगला कदम क्या है। इन्फोसिस को छोड़ने के बाद अब ये आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। और आपकी राह पर चलने के लिए बड़ी पार्टियां भी चलने को हो गई हैं मजबूर। मुंबई में कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने अपनी ही सरकार पर हमला बोल दिया है, इस मांग के साथ कि यहां पर भी बिजली के बिल कम किए जाएं। एक के बाद एक ऐलान कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस नकल पर जवाब भी काफी दिलचस्प रहा। उन्होंने प्रतिक्रिया में कहा कि दूसरी पार्टियों को वो सिखाएंगे नई राजनीति का तरीका। ये देखते हैं कुछ दूसरी बड़ी खबरें। अरविंद केजरीवाल और उनके साथी उन्होंने जो हलचल मचा दिया है हमारी राजनीति में, ये मुख्य धारा के पार्टियों के लिए एक चेतावनी है। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश भी बने केजरीवाल के फैन। सीएनबीसी आवाज से खास मुलाकात में ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा, आपके उदय के बाद लोगों से जुड़े मुद्दों की अनदेखी नहीं कर सकती हैं दूसरी पार्टियां। आज से लागू हुआ जमीन अधिग्रहण कानून। अब 3 साल के अंदर हो सकेगा जमीन अधिग्रहण। किसानों को मिलेगा बाजार भाव में 4 गुना मुआवजा। ऑटो कंपनियों के लिए बेहद मुश्किल रहा। 2013 दिसंबर में भी घट गई बिक्री। मारुति ने 4.5% कम कारें बेची। नए साल के पहले दिन बाजार से ट्रेडर निवेशक गायब। हल्के कारोबार के बीच सीमित दायरे में रहा सेंसेक्स निफ्टी। यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज ने एमसीएक्स में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का 10% हिस्सा खरीदने के लिए कंसोर्शियम बनाया। यूसीएक्स ने साफ किया, एमसीएक्स पर नियंत्रण का इरादा नहीं। नए साल से और बढ़ा किचन का बजट। कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में 220 रुपए की भारी भरकम बढ़ोतरी की। तो ये थी आवाज एट 9 की कुछ बड़ी खबरें, लेकिन इसके अलावा भी बुलेटिन में और बहुत कुछ है जो हम आपको बताएंगे। अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा रद्द। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी की प्रधानमंत्री के साथ बैठक में फैसला। 3600 करोड़ रुपए के सौदे के लिए कंपनी पर था रिश्वत देने का आरोप। सोने के बार और बिस्किट के बजाय सोने के गहने इंपोर्ट कर रहे हैं ज्वेलर। 15% की ड्यूटी देकर झंझटों से मुक्ति। नए साल में महंगे हो गए गाड़ियां, फ्रिज, एसी और पेंट। कंपनियों ने बीमा पर भी सर्विस टैक्स जोड़ना शुरू किया। और कर्मचारियों के लिए अच्छा रहेगा नया साल। 20% बढ़ेगी तनख्वाह। जानकारों को 8 लाख नई नौकरियों की उम्मीद। शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी खबरों से। आम आदमी पार्टी के सितारे बुलंदी पर हैं और अब उसकी पार्टी में शामिल होने वालों की लाइन लंबी होती जा रही है। आज इस लाइन में कॉर्पोरेट इंडिया का एक बड़ा नाम जुड़ गया। इन्फोसिस के बड़े नाम रहे वी बालाकृष्णन ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। 3 हफ्ते पहले ही वी बालाकृष्णन ने इन्फोसिस को छोड़ा था। बाला इन्फोसिस में तीसरे नंबर पर थे। बाला ने इन्फोसिस छोड़ते वक्त कहा था कि वो एंटरप्रेन्योर बनेंगे। आज उन्होंने खुद कहा कि उन्हें आम आदमी पार्टी की सदस्यता मिल गई है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी राजनीति में क्रांतिकारी बदलाव लाई है और वो इससे बहुत आकर्षित हैं। बाला कल तक औपचारिक रूप से इन्फोसिस में थे। बाला ने यह भी संकेत दिया है कि वो राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो सकते हैं। इन्फोसिस में बालाकृष्णन के साथ ही रहे मोहनदास पाई ने भी माना कि उनकी भी कई शुभ चिंतकों ने आप ज्वाइन करने की सलाह दी है, लेकिन फिलहाल वो बंगलुरु पर ध्यान देना चाहते हैं। Well, several friends have met me and asked me and told me, and I told them that, look, my intention in life is to work as part of BPAC to improve the governance of Bangalore city. I am sure that other people will take care of Karnataka. There are many other people who will take care of the rest of the country, and good luck to them. But I want to focus on Bangalore, is my city. लेकिन बाला ही नहीं, आम आदमी पार्टी में शामिल होने वालों का तांता लगा हुआ है। दिल्ली में शानदार आगाज करने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए भी अपनी कमर कस ली है। पार्टी के नेता प्रशांत भूषण ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरे देश में उतरेगी। उनके मुताबिक लाखों लोग इस क्रांति में जुड़ने के लिए तैयार हैं। पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए अब तक 73,000 अर्जियां आ चुकी हैं। इस आंदोलन से जुड़ने के लिए लाखों लोग
सारे देश से जो ईमानदार लोग, जो इस पूरी भ्रष्ट व्यवस्था से त्रस्त हैं, इस गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था से त्रस्त हैं, वो सारे लोग अब इस अभियान में, इस क्रांति में जुड़ने के लिए तैयार हो गए। और इसीलिए जैसे मयंक ने बताया, अब लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरे देश में उतरेगी। कितनी जगह उतरेगी ये अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जगह आम आदमी पार्टी इस लोकसभा चुनाव में उतरेगी। अरविंद केजरीवाल राजनीति में नई मिसाल है और उनसे कांग्रेस सहित सभी पार्टियों को सीखना चाहिए, ये मानना है ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश का। जयराम रमेश ने CNBC आवाज संपादक संजय पुगलिया से खास बातचीत में कहा कि केजरीवाल कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी सभी पार्टियों के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि आप उन मुद्दों को उठा रही है जो सीधे लोगों से वास्ता रखते हैं। जयराम, आपके बारे में दर्शकों को, काफ़ी लोगों को ये बात पता है कि मार्केटिंग, ब्रांडिंग, कंज्यूमर इंसाइट, रिसर्च, ये भी आपका एक बड़ा भारी विषय रहा है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आप और हम दोनों एक ही स्टोरी सेल कर रहे होते हैं, एक ही चीज़ बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक का बिकता है, दूसरे का नहीं बिकता। तो जब हम किसान, भूमिहीन, दलित, आम आदमी, ये सारी बातें करते हैं, तो क्या ये साफ रियलाइजेशन है कि आपका सामान नहीं बिक रहा है, विपक्ष का बिक रहा है, जिसमें एक नया सेल्समैन दिल्ली में आया है जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है, उसका भी बिक रहा है, आपका कोई सामान नहीं बिक रहा है? नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे उनके साथ अच्छे संबंध हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। उन्होंने राजनीति की भाषा बदली है, राजनीति की जो दिशा थी उसमें परिवर्तन लाया है, और केजरीवाल जैसे व्यक्तियों की हमारे समाज में बहुत ज़रूरत है। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, और जिस तरीके से और जिस साहस से उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया है, मैं जयराम, ठीक है, दरअसल मैं जानना ही चाहता हूं, शब्द करें वो कम होगी, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। जयराम, दरअसल हाँ, ये बात सही है जी, कि उनके आने के बाद, नहीं, सॉरी, एक सेकंड के लिए रोकूंगा आपको। जयराम, मैं जानना ये चाहता हूं कि आपका पूरा एजेंडा, आपकी पूरी स्ट्रेटजी कोई एक दूसरा नया पॉलिटिकल आउटफिट लेकर के उड़ गया है। आम आदमी का नारा आप लोग रोज लगाते थे, आज आप लोगों ने आम आदमी शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, उस नाम पर एक पार्टी बन गई है। बहुत सिंपल सवाल है और सारे लोग इस बात का जवाब जानना चाहते हैं कि आपका पूरा एजेंडा जो है। हम आम आदमी का शब्द सिर्फ अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पर मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथी, उन्होंने जो हलचल मचा दिया है हमारी राजनीति में, ये मुख्य धारा के पार्टियों के लिए एक चेतावनी है। ये कांग्रेस के लिए एक चेतावनी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चेतावनी है, जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, सभी मेन स्ट्रीम मुख्यधारा की पार्टियों के लिए एक चेतावनी है कि आप अगर जनता की आवाज नहीं सुनोगे, अगर आप घूस और करप्शन और घोटाले के मुद्दों पर सही कार्रवाई नहीं करोगे, तो आपका नतीजा वही होगा जो बीजेपी का और हमारा हुआ है दिल्ली के चुनाव में। आप लोगों ने 2014 के चुनाव को अपने हाथ से गया हुआ मान लिया है, तो अब अरविंद केजरीवाल पावर्ड बाय जयराम रमेश, कांग्रेस पार्टी, सारे लोग मिल करके ताकि बीजेपी को रोक लो। हमारे आम आदमी पार्टी से कोई समझौता नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। हमने सिर्फ ये घोषणा की है कि हमारे जो 8 विधायक हैं उनका समर्थन दिल्ली विधानसभा में करेंगे, बस उतना तक है। इसके अलावा नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए आम आदमी पार्टी के साथ वो आप समझ रहे हैं कि 2014 के चुनाव में हमारा मुख्य जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं वो भारतीय जनता पार्टी है, वो आम आदमी पार्टी नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश के साथ ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं आज रात 10 बजे खास मुलाकात में। दूसरी ओर दिल्ली की बिजली कंपनियों का ऑडिट होना तय है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ऑडिट का काम कितने दिनों में पूरा होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बिजली पर सब्सिडी देकर राहत देने के फैसले सिर्फ छोटी अवधि के लिए हैं। लंबी अवधि में बिजली कंपनियों का ऑडिट करके दरों को कम किया जाएगा। बिजली कंपनियों ने जो कुछ भी कहा उसमें कोई भी ऐसा कारण नजर नहीं आता है
कि उनका ऑडिट क्यों ना करवाया जाए। मेरी सीएजी साहब से बात हुई थी। सीएजी साहब ने कहा था कि अभी हम टाइम नहीं बता सकते। मैंने उनसे निवेदन किया था कि अगर 3 महीने में हो जाए तो अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों से कितना कॉपरेशन मिलता है इस पे डिपेंड करेगा, और कितना स्कोप ऑफ वर्क है एक बार बोले शुरू हो जाए तो थोड़े दिन के बाद हम बता सकते हैं कि समय कितना लगेगा। उधर सीएजी शशिकांत शर्मा ने भी साफ कर दिया है कि वो दिल्ली की पावर कंपनियों का ऑडिट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार से सभी शर्तें पूरी कर दी हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी पावर कंपनियों के ऑडिट के आदेश दे दिए हैं। ऐसे में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कब ऑडिट शुरू किया जाएगा। और बिजली के दाम आधे होने के बावजूद क्यों चिंतित नहीं है बिजली कंपनियां, बताएंगे ब्रेक के बाद। इसके अलावा जमीन अधिग्रहण कानून की आज ही सूचना हुई जारी। किसानों को कितना मिलेगा मुआवजा, ये आप देखिए बुलेटिन में आगे। दिल्ली में बिजली के दाम आधे होने से बिजली कंपनियों को ज्यादा चिंता नहीं है। हालांकि ऑडिट पर उनके कुछ सवाल जरूर हैं। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन के सीईओ और ईडी प्रवीर सिन्हा ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि जब तक इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है तब तक ऑडिट नहीं होना चाहिए। बिजली कंपनियों ने जो कुछ भी कहा उसमें कोई भी ऐसा कारण नजर नहीं आता है कि उनका ऑडिट क्यों ना करवाया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों में खलबली मच गई है। दिल्ली सरकार को भेजे गए जवाब में इन कंपनियों ने मामले के कोर्ट में होने का हवाला दिया है। वहीं 40% दिल्ली में बिजली पहुंचाने वाली एनडीपीएल का कहना है कि वो हर तिमाही ऑडिट रिपोर्ट डीईआरसी यानी दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को भेजती है। हमारा ऑडिट रेगुलरली होता है, हर क्वार्टर होता है, और हमारे जो ऑडिटर हैं सीएजी इम्पैनल्ड ऑडिटर्स हैं, वो काफ़ी गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर कंपनीज का भी ऑडिट करते हैं। इसके अलावा स्पेशल ऑडिट्स डीआरसी करवाती है, स्टेट गवर्नमेंट करवाती है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बिजली वितरण कंपनियों के ऑडिट कराने की मांग पहली बार नहीं की गई है। 2012 में ही डीईआरसी ने एक निजी कंपनी फीडबैक वेंचर को इन कंपनियों के कैपिटल एक्सपेंडिचर का सही ब्यौरा देने का जिम्मा सौंपा था। दरअसल डीईआरसी जो टैरिफ तय करता है उसमें 20% हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर का होता है, जबकि बाकी 80% बिजली खरीदने की लागत होती है। हैरानी इस बात की है कि अभी तक फीडबैक वेंचर्स की ओर से डीईआरसी को रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। डीईआरसी यानी कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन भी बिजली वितरण कंपनियों के नए सिरे से ऑडिट कराए जाने के पक्ष में है। सीएनबीसी आवाज से बातचीत के दौरान डीईआरसी चेयरमैन पीडी सुधाकर ने साफ किया कि अभी तक डीईआरसी बिजली वितरण कंपनियों की साल दर साल सैंपल चेकिंग और वेरिफिकेशन करती आई है। अगर ऐसे में सीएजी की ओर से ऑडिट कराया जाता है तो स्थिति ज्यादा साफ हो पाएगी। जानकारों का मानना है कि ऑडिट के जरिए बिजली वितरण कंपनियों की छिपी आय, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के जरिए हो सकती है, उसका पता चलेगा। इससे उन कंपनियों पर शिकंजा कसना आसान होगा जिन्होंने अपने अकाउंट्स का सही ब्यौरा नहीं दिया है। दीपाली नंदा, दिल्ली। उधर माफ कीजिए, उधर कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी की राह पर चलने की कोशिश कर रही है। कम से कम महाराष्ट्र में तो यही दिख रहा है। दिल्ली की तरह मुंबई में भी बिजली की दरों में कटौती की मांग अब उठने लगी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार है और राज्य में कांग्रेस के तेज तर्रार नेता संजय निरुपम भी अब महाराष्ट्र में सस्ती बिजली की मांग कर रहे हैं। संजय निरुपम ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर बिजली के दाम में कटौती करने की गुजारिश की है। संजय निरुपम ने टाटा पावर और रिलायंस एनर्जी पर सांठगांठ के आरोप भी लगाए हैं। When I saw that Delhi government took a final decision and reduced power tariff by 50% without even consulting with Delhi regulator, power regulator, I was basically shocked. And then I wrote a letter to Honorable Chief Minister that if Delhi government can take this kind of decision without consulting Delhi regulator, even we can go ahead with our own decision. तो अब तो ये भी कहा जाने लगा है कि बाकी पार्टियां आम आदमी पार्टी की राह पर चल पड़ी हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो आइए सुनाते हैं कि अरविंद केजरीवाल का इस पर क्या कहना था। जैसे जब आप पावर टैरिफ के लिए आप लोगों का जैसे मूवमेंट चला और अब इम्पैक्ट भी दिख रहा है, तो दूसरी पार्टीज भी चाह रही है that perhaps using the same incentive they would also be able to cash in। मैं तो कह ही रहा था जी, राजनीति करना हम सिखाएंगे इनको।
और यहाँ पर शायद सीख सबसे पहले कांग्रेस ही ले रही है, क्योंकि आज से नया जमीन अधिग्रहण कानून लागू हो गया है। और हमने सुना है जैसे जयराम रमेश ने प्रशंसा की अरविंद केजरीवाल की, लेकिन जो दूसरी खबर वहां से निकल कर आ रही है, सरकार ने नए जमीन अधिग्रहण कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। नया कानून 119 साल पुराने जमीन अधिग्रहण कानून की जगह लेगा। ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने आज फिर बताया कि इस कानून के बाद ग्रामीण इलाकों में लोगों को बाजार भाव से 4 गुना ज्यादा मुआवजा मिलेगा। जयराम रमेश ने कहा कि अगर इस कानून पर किसी को कोई आपत्ति हो तो 45 दिनों तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। ये कानून किसान के हित में है, भूमिहीनों के हित में है, आदिवासियों के हित में है। ये बात सही है कि वक्त लगेगा, पर अगर उद्योगीकरण और शहरीकरण के लिए कोई निजी कंपनियां जमीन चाहती हैं तो वो जाके जमीन खरीदे। और मंदी के साए में हुई ऑटो कंपनियों के लिए नए साल की शुरुआत। मारुति ने दिसंबर में कितनी बेची गाड़ियां, बताएंगे ब्रेक के बाद। बाजार पर कायम है नए साल की छुट्टियों का हैंगओवर, कैसा हुआ कारोबार, देखिए ब्रेक के बाद। नए साल का आगाज हो चुका है, चारों तरफ जोश है, लेकिन ऑटो सेक्टर के लिए नए साल की शुरुआत मंदी के साए में ही हुई है। सितंबर में मारुति की कुल बिक्री करीब 4.5% घटकर 90,000 गाड़ियों की ही रही। कंपनी के एक्सपोर्ट में भारी गिरावट आई है और दिसंबर में एक्सपोर्ट 67% घटकर 4,000 गाड़ियां रह गया है। हालांकि घरेलू बिक्री में 5.5% की बढ़ोतरी जरूर आई है। दिसंबर में मारुति ने करीब 86,000 गाड़ियां बेची है। वहीं ऑटो दिग्गज महिंद्रा एंड महिंद्रा की दिसंबर बिक्री में भी 10% से ज्यादा की गिरावट आई है। कंपनी की कुल बिक्री 45,000 गाड़ियों से घटकर 39,500 रही है। हालांकि अच्छी खेती के चलते कंपनी 15% ज्यादा ट्रैक्टर बेचने में कामयाब हुई है। और अब बात करेंगे शेयर बाजार की, जिस पर नए साल का हैंगओवर अब भी जारी है। नए साल के पहले दिन बाजार के ट्रेडर्स और निवेशक करीब करीब गायब रहे। आज भी बहुत कम कारोबार हुआ। सेंसेक्स निफ्टी पूरे दिन एक सीमित दायरे में रहे। आखिर में हल्की गिरावट पर ही आज बाजार बंद हुआ है। 2006 के बाद पहली बार बाजार नए साल के पहले दिन गिरकर बंद हुआ है। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का प्रदर्शन कुछ ठीक रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स तो 1.5% की बढ़त पर बंद हुआ। बाजार में अब आज के कारोबार की डिटेल लेते हैं मार्केट एडिटर अनिल सिकरी से। साल 2014 की शुरुआत भारतीय बाजारों ने मजबूती के साथ की और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही अच्छी मजबूती के साथ खुले। ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे थे, लेकिन उसके बाद सेकंड हाफ में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी दिग्गजों में। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने बाजार के सही मोमेंटम को बताया। 1.5% का बड़ा उछाल स्मॉल कैप शेयरों में आता हुआ दिखा। मिड कैप इंडेक्स 0.5% मजबूत हुआ। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजार में ट्रेडर्स का मूड कितना पॉजिटिव था। हालांकि वॉल्यूम्स आज काफी कम थे। बढ़ने वाले शेयरों की तादाद काफी बेहतर। महज हमने आज 50,000 करोड़ का वॉल्यूम किया और ये एक सबसे कम वॉल्यूम वाला दिन था। जाहिर सी बात है कि 1 जनवरी पर छुट्टी के ज़्यादातर वजह से आज दुनिया भर के एक्सचेंजेस बंद थे और साथ ही फंड मैनेजर्स भी छुट्टी पर थे। लेकिन इस बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने कमाल दिखाया। रियल्टी इंडेक्स आज काफी मजबूती के साथ बंद हुआ और लगभग सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स अच्छी तेजी में दिखे। फार्मा शेयरों में भी कुछ खरीदारी लौटती दिखी। रैनबैक्सी लुपिन जैसे शेयरों ने अच्छा मुनाफा दर्ज किया और एल्डर फार्मा कई दिनों बाद 11% की उछाल दिखाते हुए नजर आया। लेकिन निफ्टी पर काफी अच्छी मजबूती आती दिखी। भारतीय एयरटेल, पीएनबी, एनएमडीसी जैसे शेयरों से वहीं दबाव बना। विप्रो, टीसीएस जैसे शेयरों से कोटक महिंद्रा बैंक भी कमजोर बंद हुआ। स्मॉल कैप शेयरों में जैसा हम कह रहे हैं कि आज बड़ी उछाल दिखी। ओमेक्स, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डीबी रियल्टी जैसे शेयर हैं जो डबल डिजिट रिटर्न देने में कामयाब रहे और एक्शन दिखा कई शेयरों में खबरों के दम पर। एशियन पेंट्स, अपने इंडस्ट्रियल पेंट्स के दाम उन्होंने 4% बढ़ाए। स्टॉक में तेजी दिखी। सांगी इंडस्ट्री में एक बड़ी ब्लॉक डील के बाद स्टॉक पर 8% का उछाल दिखा। जिंदाल सो में भी पिछले हफ्ते काफी बड़ी ब्लॉक डील्स हुई थी जिसमें बड़े फंड्स बेचकर निकल गए। अब सेलिंग प्रेशर खत्म होने का फायदा स्टॉक को आता हुआ दिख रहा है। लक्ष्मी विलास बैंक में मीटिंग होने वाली है शुक्रवार को, जिसमें राइट्स इश्यू पर विचार किया जाएगा। उसके बाद स्टॉक में काफी तेजी दिखी और यूबी होल्डिंग्स लगातार दूसरा दिन 20% का सर्किट। विजय माल्या ने जो 26 लाख शेयर खरीदे उसका बड़ा इफेक्ट इस स्टॉक पर आता हुआ दिख रहा है। तो कह सकते हैं भले ही सेंसेक्स और निफ्टी शांत बंद हुए हों, लेकिन साल की शुरुआत ब्रॉडर मार्केट ने दमदार की है और ट्रेडर्स का मूड काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। 2014 से सबको काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि यह साल निवेशकों के लिए एक नई सौगात लेकर आएगा। जानकार नए साल में शेयर बाजार से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। इस बार उम्मीद ये लगाई जा सकती है कि शायद 10 से 15% की बढ़त जो है इंडेक्स में शायद इस बार आ जाए, इंडेक्स अर्निंग्स में।
और उसके कारण उतना ही अप्रोक्सीमेटली राइस मार्केट में भी एक्सपेक्टेड होना चाहिए। इस बार उम्मीद ये जरूर है कि वापस बाजार में निवेशक आएंगे और जो डे ट्रेडिंग वॉल्यूम जो बढ़ता जा रहा है उसके बजाय थोड़ा इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम भी बढ़ना शुरू होगा। I think the outlook was much clearer before the Delhi elections. But after the Delhi elections, there's a new force that has emerged, and it would actually, fracture the mandate a bit further. So therefore, the hope that there will be a strong government with a strong leader, I think is sort of fading away a bit. So I think in the run-up to the election, there could be, lots of hopes and disappointments. So when there is a lot of hope, I think the market could touch all-time highs, much higher than all-time highs. But I think it would be quite volatile. और बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के लिए अब देने होंगे 220 रुपए ज्यादा। दाम बढ़ाने के पीछे क्या है तेल कंपनियों की रणनीति, बताएंगे ब्रेक के बाद। NSCL मामले पर मुंबई पुलिस की EOW ने अपनी पहली चार्जशीट तैयार की। आरोपों की पूरी डिटेल्स आगे। केजरीवाल को मिला कॉर्पोरेट वर्ल्ड से एक मजबूत साथी। इन्फोसिस के पूर्व CFO वी बालकृष्णन ने आम आदमी पार्टी के सदस्य बने। अरविंद केजरीवाल और उनके साथी, उन्होंने जो हलचल मचा दिया है हमारी राजनीति में, ये मुख्य धारा के पार्टियों के लिए एक चेतावनी है। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश भी बने केजरीवाल के फैन। CNBC आवाज से खास मुलाकात में ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा, आपके उदय के बाद लोगों से जुड़े मुद्दों की अनदेखी नहीं कर सकती दूसरी पार्टियां। दिल्ली की बिजली कंपनियों का ऑडिट होना तय। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, ऑडिट क्यों न किया जाए, इसके पीछे कोई ठोस कारण नहीं। ऑटो कंपनियों के लिए बेहद मुश्किल रहा पिछला साल। दिसंबर में भी घट गई बिक्री। मारुति ने 4.5% कम कारें बेची। नए साल के पहले दिन बाजार से ट्रेडर निवेशक गायब। हल्के कारोबार के बीच सीमित दायरे में रहा सेंसेक्स निफ्टी। यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज ने MCX में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज का 10% हिस्सा खरीदने के लिए कंसोर्शियम बनाया। UCX ने साफ किया, MCX पर नियंत्रण का इरादा नहीं। नए साल से और बढ़ा किचन का बजट। कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में 220 रुपए की भारी भरकम बढ़ोतरी की। और अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा हुआ रद्द। रक्षा मंत्री AK एंटनी की प्रधानमंत्री के साथ बैठक में फैसला। 3600 करोड़ रुपए के सौदे के लिए कंपनी पर था रिश्वत देने का आरोप। तेल कंपनियों ने आज से बिना सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमत में भारी बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में सरकार के लिए सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 9 से बढ़कर 12 करने की योजना महंगी पड़ सकती है। LPG की कीमत में इस बढ़ोतरी का क्या असर होगा, ये जानने के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अतुल मिश्रा से। अतुल, बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर अब कितने महंगे हो गए, कितने में आएंगे? तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत में भारी भरकम बढ़ोतरी की है। एक घरेलू सिलेंडर की बाजार कीमत में करीब 220 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 350 रुपए का इजाफा हुआ है। लेकिन अलग अलग शहरों में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के रेट अलग अलग होंगे। वैट की दरों के मुताबिक ये रेट होंगे। अगर दिल्ली में हम देखें तो जो एक घरेलू सिलेंडर है उसकी बाजार कीमत करीब इस समय जो है 1241 रुपये होगी, जिसके लिए पहले 1021 रुपये देने पड़ते थे। इसी तरह से मुंबई में हम अगर देखें तो 1038 रुपये में बाजार रेट था घरेलू सिलेंडर का, जिसके लिए 1264 रुपये 50 पैसे आपको चुकाने होंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं कि एक कीमत में बड़ी बढ़ोतरी है। लेकिन ये बढ़ोतरी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि एक महीने में तेल कंपनियों ने तीसरी बार बिना सब्सिडी वाले सिलेंडरों के दाम बढ़ाए हैं। इसका लंबा असर भी होगा। सरकार अभी हाल फिलहाल सोच रही थी कि जो एक ग्राहक को साल भर में 9 सब्सिडी वाले सिलेंडर दिए जाते हैं उनकी संख्या बढ़ाकर 12 कर दी जाए। लेकिन अभी जिस तरह से अंडर रिकवरी इस कीमत बढ़ने के बाद बढ़ेगी, उससे सरकार के लिए ये काफ़ी महंगा सौदा साबित होगा। क्योंकि अभी पुराने रेट पर अगर हम देखें तो जो सब्सिडी दे रही थी सरकार, क्योंकि एक सब्सिडाइज सिलेंडर इसमें 414 रुपये में है दिल्ली में अगर देखा जाए घरेलू सिलेंडर, और उस पर जो सब्सिडी अब तक थी 542 रुपये 71 पैसे थी, और जो अब इस रेट बढ़ने के साथ बढ़कर 762 रुपये 70 पैसे हो गई है। तो एक तरह से देखा जाए तो अंडर रिकवरी सरकार की सब्सिडाइज सिलेंडर देने में काफ़ी बढ़ रही है, और इसलिए सरकार के लिए अब सब्सिडाइज सिलेंडर की संख्या बढ़ा पाना इस भारी भरकम सब्सिडी के चलते काफ़ी मुश्किल साबित होगा।
NSCL मामले पर मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW ने अपनी पहली चार्जशीट लगभग तैयार कर ली है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक EOW इस चार्जशीट को 11 जनवरी तक दायर कर सकता है। पूरी खबर के लिए बात करेंगे अपनी संवाददाता श्रीमी चौधरी से। श्रीमी, EOW की पहली चार्जशीट में क्या निकलकर सामने आ सकता है? EOW के सूत्रों से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि NSCL मामले पर EOW अपनी पहली चार्जशीट 11 जनवरी तक दाखिल कर सकता है। इस चार्जशीट में जो NSCL मामले पर अब तक 5 गिरफ्तारी हुई है, जिसमें अंजनी सिन्हा, अमित मुखर्जी, जय भुकुंडी जो NSCL के पूर्व डायरेक्टर्स रह चुके हैं, CEO रह चुके हैं, और साथ ही जो इनके प्रोटीन और लोटस रिफाइनरीज के नीलेश पटेल और अरुण शर्मा हैं, उन पर जो क्रिमिनल कोड के तहत आरोप हैं वो इस चार्जशीट में शामिल होंगे। लेकिन जो जिग्नेश शाह हैं उनका नाम इस चार्जशीट में शामिल नहीं होगा, जो सूत्र बता रहे हैं। और एक इस क्रिमिनल कोड के तहत एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट आएगी, उसमें जिग्नेश शाह का नाम शामिल हो सकता है। अभी तक के हाइलाइट्स की बात करें जो चार्जशीट में होंगे, उसमें मॉडस ऑपरेंडी की जानकारी यहाँ बताई जा सकती है। इस पूरे मामले को किस तरह से किया गया है, किस तरह से प्राइस मैनिपुलेट किया गया NSCL के प्रोडक्ट्स का, और साथ ही डायरेक्टर्स की नियुक्ति, जो डमी डायरेक्टर्स की नियुक्ति यहाँ पे बोरोअर्स ने की, वो किस तरह से की, मैनेजमेंट जो NSCL का था और साथ ही जो डिफ़ॉल्टर्स का था उनकी कितनी मिली भगत थी, और अब तक की जो EOW की अटैचमेंट रही है, कितनी उन्होंने जो बोरोअर्स की प्रॉपर्टी को अटैच किया, उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया, उसकी जानकारी इस चार्जशीट में शामिल रहेगी। जी शुक्रिया श्रीमी इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। और MCX में हिस्सा खरीदने के लिए दावेदारों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। अब इस लिस्ट में बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन यानी BBA का नाम भी शामिल हो गया है। हमने आपको कल ही खबर दी थी कि यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज यानी UCX MCX में हिस्सेदारी खरीदने के लिए चर्चा कर रहा है। लेकिन अब BBA का नाम भी दावेदारों के तौर पर सामने आ गया है। BBA के प्रेसिडेंट मोहित कंबोज ने हमसे चर्चा में कहा कि BBA MCX में 5% हिस्सेदारी खरीद सकता है। हिस्सेदारी खरीदने के लिए BBA UCX के कंसोर्शियम में शामिल होने पर विचार कर रहा है। UCX के जरिए हिस्सेदारी खरीदने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। MCX में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी? जिस हिसाब से MCX एक क्राइसिस के दौर में चल रहा है और एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सोने के व्यवसायी अपना फ्यूचर हेज करते हैं। आज जब 24% FMC ने निर्देश दिया कि जो उनके प्रमोटर है उनको वो स्टेक बेचना पड़ेगा, तो UCX जिस हिसाब से उसमें हिस्सेदारी लेने की बात की, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी एक प्रस्ताव बॉम्बे बुलियन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोचा कि बॉम्बे बुलियन भी एक मिनिमम 5% का स्टेक अगर MCX में लेता है तो एक बाजार के सेंटिमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होगा, लोगों को MCX को दोबारा विश्वास उठेगा और कहीं ना कहीं जाके एक बाजार में 2014 के माहौल में एक बाजार में पॉजिटिव गोल्ड इंडस्ट्री में एक माहौल बनेगा। बिल्कुल। तो सर 5% की हिस्सेदारी क्यों? क्योंकि अगर FT के स्टेक होल्डिंग की बात करें तो करीब 24% की हिस्सेदारी बनती है, तो 5% को अंडर जो लॉ है कोई भी आदमी कोई भी एक संस्था या कोई भी एक कंपनी 5% मैक्सिमम बाई कर सकती है, लेकिन हमने लेटर ऑफ इंटरेस्ट जो लिखा है उसमें जताया कि मिनिमम हम लोग 5% और मैक्सिमम आप अगर 15% भी देते तो उसमें भी हम लोग लेने के इच्छुक है। सर प्रमोटर के तौर पर अगर कोई एक्सचेंज में यहाँ पर मैनेजमेंट पोजीशन पर काम कर सकता है, आपने कहा कि आप 5% से ज्यादा हिस्सेदारी यहाँ नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर आप UCX के जरिए जाइएगा तो वहाँ पर आप कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पोजीशन के तौर पर काम कर सकते हैं। क्या प्लान है आपके? हम लोग UCX के हिसाब से भी नहीं ले सकते क्योंकि जैसे MCX है वैसे UCX है। UCX हमारा एसोसिएट पार्टनर है और मैं खुद UCX एक्सचेंज के ऊपर एडवाइजरी बोर्ड पे हूँ, लेकिन मैं मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट खुद नहीं कर सकता, ना ही मेरा कोई भी बोर्ड का डायरेक्टर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता किसी भी एक्सचेंज में। ये संस्था हमको अलाउ नहीं करती। लेकिन हमारे जो सेक्रेटरी हैं यहाँ, जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं यहाँ, जो हमारे ऐसे कुछ मेंबर हैं जिनका बुलियन का बिजनेस नहीं है लेकिन वो एक प्रिलिमिनरी मेंबर है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कहीं ना कहीं उनको हम लोग एक राय रख सकते हैं कि अगर आप इनको लेंगे जिनको बिजनेस की नॉलेज भी है, मार्केट की नॉलेज भी है, और एक अगर हिस्सेदारी अगर हम लेते हैं और अगर हिस्सेदारी हम जो हमारी इच्छा है और अगर हमको मिलती है तो हमारी इच्छा रहेगी कि एक हमारा आदमी भी वहाँ पे रहे जो इस चीज़ को ट्रैक रख सके और आगे फ्यूचर में कभी भी बाजार में जो भाव की डिस्पैरिटी रहती है ऐसी कोई भी वारदात नहीं हो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हो। और खटाई में पड़ सकता है 6 एयरपोर्ट के निजीकरण का मामला। क्या है कारण, बताएंगे आगे। इसके अलावा नए साल में बड़ा आपकी जेब पर बोझ, कौन कौन सी चीजें हुई हैं महंगी, ये सब देखिए इस ब्रेक के बाद। ज्वेलर्स
सोने पर बार बार बढ़ रही इंपोर्ट ड्यूटी और इस पर लगने वाली प्रीमियम की वजह से परेशान है और अब उन्होंने इससे निपटने के लिए एक अलग तरीका खोज निकाला है। ज्वेलर्स और बुलियन ट्रेडर्स ने सोने के बजाय सोने के गहनों का इंपोर्ट बढ़ा दिया है। सरकार ने सोने के इंपोर्ट पर तरह तरह की बंदिशें लगा रखी हैं, मगर ज्वेलर कोई न कोई तोड़ निकाल ही ले रहे हैं। अब ज्वेलर्स और बुलियन कारोबारी गल्फ और थाईलैंड से बड़े पैमाने पर ज्वेलरी इंपोर्ट कर रहे हैं। ज्यादातर ज्वेलर्स के यहाँ सोना पिघलाने की भट्टियों में लगातार काम हो रहा है और इंपोर्ट किया गया 80% सोना पिघलाकर 50 से 100 ग्राम के बार बनाकर बेचा जाता है। डॉलर के हिसाब से जो रेट में डिफरेंस आता है वो इसमें जो रेडीमेड ज्वेलरी आती है उसमें नहीं होता है, क्योंकि जो रेट से वहाँ इंपोर्ट हुआ वही वो उसकी कॉस्ट हो जाती है। वरना इधर तो क्या कि 10% ड्यूटी लगा के व्यापारी का नफा भी चढ़ता है, दो जगह इंपोर्टर और होलसेलर का, और बाद में ज्वेलरी बनने जाती है और जब बन के आती है तो इसका टाइम भी वेस्ट होता है। तो क्या ये सब कैलकुलेट करते हैं तो फिर भी 2-3% ऐसे भी फायदा है व्यापारी को। सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी के अलावा वैट और प्रीमियम चुकाने के बाद भी उन्हें माल के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ता है, जबकि गहनों के एक्सपोर्ट में इस तरह का कोई झंझट नहीं है। आंकड़ों की बात करें तो पिछले एक महीने में 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए के गहने इंपोर्ट हो चुके हैं। ज्वेलर्स को ना सिर्फ 2 से 3% का फायदा होता है, बल्कि इंपोर्टेड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज भी भारत के मुकाबले 90% कम होती है। ऐसे में दुबई या बैंकॉक से आने वाली ज्वेलरी पर प्रति ग्राम 20 रुपए का ही मेकिंग चार्ज लगता है, जबकि भारत में मेकिंग चार्ज कम से कम 250 प्रति ग्राम होता है। यानी ज्वेलर्स को डबल फायदा हो रहा है। केंद्र सरकार ने सोने की इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाकर 10% और ज्वेलरी के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के 15% कर दी है। सरकार का मकसद ये था कि भारत से सोने की खरीदारी के जरिए जो करेंसी विदेशों में चली जाती है उस पर रोक लगे, लेकिन सरकार अपने मकसद में कहीं कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि भारत में सोने की इंपोर्ट जो सालाना 600 से 700 टन की होती थी उसमें किसी तरह से कमी नहीं दिख रही है। आधे से ज्यादा सोना स्मगलिंग के जरिए आ रहा है और बाकी का सोना कायदे से इंपोर्ट हो रहा है या तो ज्वेलरी की इंपोर्ट के जरिए आ रहा है। मनीष देसाई, अहमदाबाद। चेन्नई और कोलकाता समेत 6 एयरपोर्ट के निजीकरण का मामला खटाई में पड़ सकता है। सरकार लोकसभा चुनाव से पहले इन एयरपोर्ट्स की नीलामी का काम पूरा कर लेना चाहती थी, लेकिन चुनाव अधिसूचना लागू होने से पहले सरकार के लिए नीलामी के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरा कर पाना संभव नहीं दिख रहा है। 4,500 करोड़ रुपए की लागत से मॉडर्नाइज किए गए 6 एयरपोर्ट की नीलामी मौजूदा सरकार के कार्यकाल में मुश्किल दिख रही है। पिछले साल सितंबर में सरकार ने चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी और अहमदाबाद को निजी हाथों में सौंपने की योजना तैयार की थी। प्रधानमंत्री कार्यालय के समय सीमा के मुताबिक नीलामी के लिए मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट यानी MCA 15 अक्टूबर तक तैयार हो जाना था, लेकिन विमानन मंत्रालय अभी तक MCA पर काम कर रहा है। MCA पूरा हो जाने के बाद इस पर इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की सहमति लेनी होगी और फिर उसे कैबिनेट से भी मंजूर कराना होगा। इसके बाद ही नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी और प्राइवेट भागीदारों से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मंगाया जा सकेगा। जाहिर है कि लोकसभा चुनावों के लिए अधिसूचना फरवरी के आखिरी हफ्ते तक जारी हो सकती है और तब तक विमानन मंत्रालय के लिए नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर पाना आसान नहीं होगा और अधिसूचना जारी होने के बाद नीलामी के बारे में फैसला लेना विमानन मंत्रालय के लिए संभव नहीं होगा। दिल्ली, मुंबई जैसे एयरपोर्ट सरकार ने ऑपरेशन, मेंटेनेंस और डेवलपमेंट एग्रीमेंट यानी OMDA के आधार पर नीलाम किए थे, लेकिन इन 6 एयरपोर्ट में नीलामी केवल ऑपरेशन और मेंटेनेंस और ट्रांसफर एग्रीमेंट यानी OMTA के आधार पर की जानी है। OMTA को लेकर योजना आयोग और विमानन मंत्रालय एक मत नहीं है। रेवेन्यू शेयरिंग और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को लेकर योजना आयोग के ड्राफ्ट MCA पर विमानन मंत्रालय को कड़ा एतराज था, जिसके चलते विमानन मंत्रालय ने कंसेशन एग्रीमेंट खुद तैयार करने का फैसला किया। जाहिर है कि अब सरकार की तैयारी ही उस पर भारी पड़ रही है। अतुल मिश्रा, दिल्ली। विवादों में रहे अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे को भारत सरकार ने रद्द कर दिया है। रक्षा मंत्री AK एंटनी की प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। 3,600 करोड़ रुपए के इस सौदे को पाने के लिए कंपनी पर रिश्वत देने का आरोप है। अगस्ता वेस्टलैंड को बेहद आधुनिक तकनीक वाले 12 हेलीकॉप्टर की डिलीवरी करनी थी। साल 2013 फरवरी में इटली पुलिस ने अगस्ता वेस्टलैंड के CEO को सौदे के लिए रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद VVIP हेलीकॉप्टर डील पर रोक लगा गई थी।
आज नए साल से आपकी जेब पर बोझ बढ़ चुका है। नए साल में कारें, फ्रिज, एसी और लाइफ इंश्योरेंस महंगा हो गया है। लगभग सभी ऑटो कंपनियों ने कार के दाम भी बढ़ाए हैं। मारुति सुजुकी, निसान मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फॉक्सवैगन ने नए साल में कारों के दाम 1 से लेकर 5% तक बढ़ा दिए हैं। न सिर्फ कार बल्कि आपके लिए 1 तारीख से फ्रिज, एसी भी 10 से 15% महंगे हो चले हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के BE स्टार रेटिंग के नए नियमों के चलते ये बढ़ोतरी हो रही है। पहले के 5 स्टार एसी फ्रिज अब 4 स्टार हो जाएंगे। नए 5 स्टार फ्रिज, एसी 10 से 15% तक आपको महंगे मिलेंगे। इसके अलावा पेंट भी आज से महंगा हो गया है। एशियन पेंट्स ने इंडस्ट्रियल पेंट्स के दाम 4% तक बढ़ा दिए हैं। कोलकाता में गैंगरेप की शिकार एक नाबालिग लड़की की मौत के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित लड़की ने गैंगरेप के बाद खुद को आग लगा ली थी। पीड़ित लड़की के पिता ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर लापरवाही का आरोप लगाया है और ठीक से इलाज नहीं करने को मौत की वजह बताया है। पीड़ित के पिता ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी लापरवाही को लेकर पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई है। घर वालों का आरोप है कि आरोपी का परिवार लगातार पीड़ित को धमका रहा था। इसी से परेशान होकर लड़की ने खुद को आग लगाई। इस मामले में पुलिस का रवैया भी सवालों के घेरे में है। पीड़ित की मौत के बाद विपक्षी दल CPM ने ममता सरकार को निशाने पर लिया है। और नौकरी खोजने वालों के लिए शुभ हो सकता है 2014। किस सेक्टर में है नौकरियों के मौके, आगे देखिए। और टूट गया अफरीदी का 18 साल पुराना सबसे तेज वनडे शतक का रिकॉर्ड। किसने किया ये कारनामा, बताएंगे ब्रेक के बाद। नया साल नौकरी करने वालों और नौकरी ढूंढने वालों के लिए शुभ साबित हो सकता है। 4 कंसल्टेंट के मुताबिक साल 2014 में भारत में 8.5 लाख नई नौकरियों के मौके आ सकते हैं। वहीं नौकरी करने वालों के लिए भी नया साल काफी अच्छा रहने वाला है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ हैं हमारी संवाददाता प्रज्ञा सिंह। प्रज्ञा, 2014 में जॉब मार्केट का आउटलुक कैसा है? कितनी बढ़ेगी लोगों की तनख्वाह और कितने लोगों को नौकरी के मौके मिलेंगे? देखिए, नया साल जो है वो नौकरी करने वालों के लिए, साथ ही साथ ढूंढने वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। जो आउटलुक है वो काफ़ी अच्छा निकल कर आ रहा है। ग्लोबल हंट, myhiringclub.com, flickjobs.com जैसे HR कंसल्टेंट्स ने अपना एक अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक पूरे देश भर में इस साल करीब 8.5 लाख नई नौकरियां क्रिएट हो सकती हैं। यानी जो लोग जॉब अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं उनके पास अब एक मौका है, एक उम्मीद है। साथ ही साथ जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी ये साल काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि उन्हें इंक्रीमेंट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। औसतन तौर पे इनका अनुमान है कि करीब 5 से 10% तक का सभी सेक्टर्स में इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन सारी कंपनीज में एक टॉप परफॉर्मर्स भी होते हैं, तो उन्हें 15 से 20% तक का, जी हाँ, अच्छा प्रदर्शन करने वालों को 15 से 20% तक का इंक्रीमेंट भी देखने को मिल सकता है। इन कंसल्टेंट्स ने 2013 के जॉब मार्केट का भी जिक्र किया है और कहा है कि इस साल बहुत ही ज़्यादा सुस्ती देखने को मिली है, क्योंकि पॉलिटिकल और आर्थिक अनिश्चितता रही थी। लेकिन जो जो अब नया साल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि हमने देखा है ग्लोबल इकोनॉमी में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। साथ ही साथ इनका अनुमान है कि जो नई सरकार बनेगी वो रिफॉर्म पे ज़्यादा फोकस करेगी, वो ग्रोथ पर फोकस करेगी, जिसकी वजह से नई अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी। इन्होंने बैंक लाइसेंस का भी जिक्र किया है और कहा है कि जब नए बैंक लाइसेंसेस इशू होंगे, जब नए बैंक्स आएंगे, तब उससे भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी। जिन सेक्टर्स के ऊपर इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है उनका नाम है IT, हेल्थ केयर, एग्री बिजनेस, इंफ्रा। इनका कहना है कि इन सब क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा नौकरी जनरेट हो सकती है। तो एक तरह से देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल नौकरी करने वालों के लिए ये साल अच्छा साबित हो सकता है। चलिए, शुक्रिया प्रज्ञा। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कोरे एंडरसन ने क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाकर तहलका मचा दिया है। एंडरसन ने सिर्फ 36 गेंदों में शतक बनाकर पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी का 18 साल पुराना सबसे तेज वनडे शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में एंडरसन ने 4 चौके और 12 छक्के लगाकर सेंचुरी पूरी की। 23 साल के एंडरसन ने 131 रनों की नाबाद पारी खेली। इससे पहले शाहिद अफरीदी ने 1996 में श्रीलंका के खिलाफ 37 गेंदों में 100 रन बनाकर वनडे मैचों में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया था।
फार्मूला 1 के बेताज बादशाह माइकल शूमाकर की हालत में अब कुछ सुधार आया है। ग्रोनबिल के हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने शूमाकर की दूसरी ब्रेन सर्जरी भी कर दी है। डॉक्टरों ने बताया कि शूमाकर के दिमाग में खून का थक्का जमने के बाद उनकी सर्जरी करनी पड़ी। हालांकि अब भी शूमाकर को खतरे से बाहर नहीं कहा जा सकता। पूरी दुनिया में शूमाकर के फैंस उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। पिछले रविवार को स्कीइंग करते हुए शूमाकर का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनके सिर में गंभीर चोटें आई थी। और आवाज इतना में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।